नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 1949 में आई ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, उससे कई ज्यादा गहरी बात है इसमें। तो कहानी की सेटिंग है इलाहाबाद। दो मुख्य किरदार हैं, चंदर एक ब्राइट आइडियलिस्टिक स्टूडेंट और सुधा जो उसके प्रोफेसर की बेटी है। इनका रिश्ता बचपन से बहुत गहरा है, बहुत आदमी है, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं रहती, है ना? और यहीं से मतलब उलझन शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। और जैसे ये रिश्ता मतलब दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार की तरफ जाता है, चंदर एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाता है। एक तरफ तो अपने गुरु यानी सुधा के पिता, उनके लिए बहुत इज्जत है मन में, और दूसरी तरफ सुधा के लिए उतना ही गहरा सच्चा प्यार, पर वो कह नहीं पाता। हाँ, उसे जाहिर करने में हिचकता है। और ये सिर्फ बाहर का समाज का डर नहीं था, शायद ऐसा लगता है जैसे उसके अपने जो आदर्श थे वो भी आड़े आ रहे थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। उपन्यास दिखाता है कि यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ खिंचाव या पैशन नहीं है, ये समर्पण है, त्याग है। चंदर का वो आदर्शवाद, उसकी ये सोच कि भाई सुधा से प्यार करना गुरु से धोखा होगा, और उस जमाने की जो सामाजिक मान्यताएं थीं, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बन जाती हैं जिसे तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन सा लगता है। और इसी कश्मकश का, इसी ना कह पाने का नतीजा बहुत दुखद होता है कहानी में। एक बड़ा मोड़ आता है जब सुधा की शादी कहीं और हो जाती है, शायद चंद्र की खामोशी देखकर या अपने पिता की इज्जत रखने के लिए। चंद्र के लिए तो ये जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। हाँ, वो पूरी तरह से मतलब बिखर जाता है, उसकी जिंदगी एकदम दिशाहीन सी हो जाती है। बाद में उसकी जिंदगी में पम्मी आती है, एक नर्स। वो कोशिश करती है उसे संभालने की, इमोशनल सपोर्ट देने की, लेकिन चंद्र को वहाँ भी वो सुकून नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती। वो लगातार एक गिल्ट में, अकेलेपन में जीता रहता है। एक गहरा मानसिक संघर्ष चलता रहता है उसके अंदर। इन किरदारों का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है भारती जी ने, वो कमाल है। चंदर का ये अंतर्द्वंद, मतलब आदर्श और भावना के बीच पिसना, ये पाठक को भी महसूस होता है। सही कहा। और सुधा वो सिर्फ एक कोमल या त्याग करने वाली लड़की नहीं है, वो उस दौर की भारतीय नारी की जो स्थिति थी, जो विवशता थी, उसका प्रतीक है। कैसे उसे अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता था या पिसना पड़ता था। उसकी जो तकलीफ है वो सिर्फ पर्सनल नहीं, वो सोशल भी है। और पम्मी का किरदार, वो प्रेम और शारीरिक आकर्षण या जरूरत के बीच का जो द्वंद्व है उसे सामने लाता है। क्या ये दोनों अलग हैं, जुड़े हुए हैं? और भारती जी की भाषा, वो कितनी आसानी से पात्रों के मन की परतों को खोलती है, वो तो अद्भुत है। और कहानी के अंत में जब चंदर और सुधा फिर मिलते हैं सालों बाद, तो सब कुछ बदल चुका होता है। कोई बड़ा ड्रामेटिक सीन नहीं होता वहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तरह की खामोश स्वीकृति होती है, एक अंडरस्टैंडिंग। दोनों अपने अपनी जिंदगी की सच्चाई को, अपने उस अधूरे रह गए प्रेम को मन में रखकर स्वीकार कर लेते हैं। शायद यही उनकी नियति थी, और इस स्वीकृति में ही उनका सबसे बड़ा त्याग है, और शायद सबसे गहरा प्यार भी। ये वो प्यार है जो पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और वेलबीइंग के बारे में है। तो फिर ये उपन्यास आज भी इतना अहम क्यों है? ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी तो नहीं है जैसा हमने शुरू में कहा। नहीं, मेरे ख्याल से इसका महत्व इसी बात में है कि ये प्रेम के एक बहुत अलग, शायद ज्यादा मुश्किल, ज्यादा आदर्श रूप को दिखाता है, जहाँ त्याग है, सम्मान है, और ये उस दौर के समाज पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। कैसे परंपराएं, मर्यादाएं लोगों की जिंदगी पर, उनकी भावनाओं पर असर डालती हैं। ये सवाल भी उठाता है कि क्या समाज हमेशा व्यक्ति से ऊपर होता है? और शायद आज भी ये प्रासंगिक है, क्योंकि ये जो संघर्ष है अपने आदर्शों, अपनी भावनाओं और सामाजिक या पारिवारिक उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने का, ये तो हमेशा रहता है। भले ही आज समाज का रूप थोड़ा बदल गया हो, लेकिन ये चुनौती तो है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर पाठक सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कि अगर चंदर और सुधा आज के जमाने में होते, जहां रिश्तों को लेकर, प्रेम को लेकर सोच ज्यादा खुली है, थोड़ी अलग है, तो क्या उनकी कहानी का अंत कुछ और होता? क्या आज भी प्रेम में त्याग का वही मतलब है, वही जगह है जो उनके लिए थी? ये एक जरूरी सवाल है।